वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 7, 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा ये टारगेट रहेगा कि द हिंदू में जितने भी आज न्यूज़ मेंशन है उसको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, ताकि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो करंट अफेयर एक साथ पढ़े। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे हम कोटेशन की, क्योंकि कोटेशन कहीं ना कहीं हमें एसए के लिए भी हेल्प कर सकती है। तो हमने जो इनिशिएटिव शुरू किया है इसमें हम हर रोज जो है वो एक नए कोट को डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कोट के बारे में। इन्होंने कहा है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ल्ड में। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में इस तरह के कोटेशन जो है वो हमें मोटिवेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, मतलब मोटिवेट भी करते हैं, और साथ में हमें ऐसे राइटिंग में भी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में भी हम जो है वो कोट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करेंगे न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो इसमें जो है वो आज की जो फर्स्ट न्यूज़ हमारी रहेगी वो रहेगी आरबीआई से रिलेटेड, प्लस साथ में रेपो रेट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो अभी अगर हम बात करें जिस तरह से Q2 की जीडीपी जो है वो हमने देखी थी कि सबसे कम जो है वो जीडीपी ग्रोथ जो है वो देखी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है क्या अब आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा या बढ़ाएगा, क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें 2023 से जो है वो रेपो रेट को जो है वो एकदम कॉन्स्टेंट रखा गया है, कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किए गए, वो 6.5% ही है। तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने अभी भी ये कहा कि जो एमिड हाई इन्फ्लेशन आरबीआई रिटेन रेपो रेट एट 6.5%, अभी भी वो 6.5% पर ही रहेगा। और इसमें आरबीआई के गवर्नर अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा, शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा कि बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इज अनसेटल्ड, और जितना जो अभी रेपो रेट है वो उतना ही रहेगा 6.5%। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमें जो जो कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये टॉपिक GS3 के लिए हेल्प करेगा। सेकंड, उसके बाद अगर हम बात करें जो टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, सबसे पहला रहता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है, ये पूरे पता होने चाहिए। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अलग से पढ़ सकते हैं। देन उसका रेपो रेट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेपो रेट के रिगार्डिंग जो है वो ये पूरी न्यूज़ बन रही है। इसके बाद थर्ड रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम आरबीआई साइड एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है, इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो होगा, मतलब ये चेयरमैन वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होगा आरबीआई के गवर्नर, यानी कि शक्तिकांत दास जो है वो इसको चेयर करते हैं। अभी हम बात करेंगे रेपो रेट के रिगार्डिंग। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई जब पैसा देता है जब वो पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो जो रेट लगाता है उसको कहते हैं रेपो रेट। अब यहाँ पर जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि मनी लैंड करना, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किया जाता है। तो याद रखना, आरबीआई लिंक भी आपका रेपो रेट जो है वो लिंक करता है शॉर्ट टर्म पीरियड के साथ। देन उसके बाद इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, अब देखो नॉर्मल डेफिनेशन हम सभी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्राइजेज, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेज जो है वो हाई हो जाते हैं तो दैट इज इन्फ्लेशन। लेकिन अब हम क्या है कि हमें पेपर में अगर डेफिनेशन लिखनी है तो हम यहाँ पर जो है वो IMF का रेफरेंस दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF, या IMF डिफाइन इन्फ्लेशन इस तरह से, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस ओवर अ गिवन पीरियड, की एक साल के अंदर, जनरली यहाँ पर जो है वो पीरियड, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वो एक साल कहा जाता है। एक साल के अंदर जितना भी प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं वो लिंक करते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के साथ, मतलब प्राइस जो अगर इंक्रीज हो रहे हैं। देन उसके बाद डिफ्लेशन की अगर हम बात करें तो प्राइजेस जब कम होते हैं तो दैट इज डिफ्लेशन। इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजंस या कॉजेज अगर हम बात करें कि क्यों जो है वो इन्फ्लेशन हो रही है, तो सबसे पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल है कि कोई पेन है, उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब डिमांड बढ़ गई तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हर जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट के लिए सोचेगा। जो वो प्रॉफिट के लिए सोचेगा तो दैट मीन्स जो है वो प्राइस इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा कि रॉ मटेरियल की, पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो भी इंक्रीज हुई, तो जनरली बात है प्राइस भी इंक्रीज होगा। फिर मॉनेटरी इन्फ्लेशन, मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उससे भी अब पता लग जाए इस पर्सन के पास बहुत पैसा है तो प्राइस बढ़ा दो, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। सप्लाई शॉक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि 100 ट्रक जो है वो पेन या कोई बुक, नोटबुक या कुछ लेकर आ रहे थे, और जनरली क्या हुआ कि वो नहीं पहुंच पाए, तो देन उसकी वजह से मार्केट में नहीं पहुंच पाए वो, तो मार्केट में जो एग्जिस्टिंग जो नोटबुक्स थी या जो प्राइस था उसके, उनमें जो है वो प्राइस इंक्रीज हो गया, तो इसको कहते हैं सप्लाई शॉक। देन उसके बाद इंपैक्ट अगर हम बात करें कि क्या इंपैक्ट रहता है इन्फ्लेशन का, तो सबसे पहला रहता है डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज, मतलब अगर हम बात करें जो इंटरेस्ट रेट या उसमें इंक्रीज देखा जाता है, जनरली जैसे रेपो रेट इंक्रीज हो रखा है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है, सेविंग इंक्रीज हो जाती है। जब भी इन्फ्लेशन होगी तो सेविंग इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जो है वो फिर पैसे खर्च नहीं करेंगे। लेकिन
इनके जो अगर हम बात करें यहाँ पर एक इम्पैक्ट पॉजिटिव भी रहता है, जीडीपी में जो है वो पॉजिटिव देखी जाती है, जीडीपी ग्रोथ जो है पॉजिटिव देखी जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारी मजबूरी है कि हमें वो 10 रुपये का पेन 15 रुपये में खरीदना ही पड़ेगा। तो 5% जो है वो 5 जो है वो यहाँ पर इंक्रीज ₹5 इंक्रीज हुए हैं, तो जीडीपी में भी जो है वो इंक्रीज देखा जाता है, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ये न्यूट्रल हो जाती है। इसके बाद ट्विन बैलेंस शीट में जो है वो प्रॉब्लम देखी जाती है, और सेकंड उसका सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो रेज होती है, या सोशल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस रेज होते हैं। सोशल में अगर हम बात करें तो पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, malnutrition, ये सभी को जो है वो ट्रिगर करता है और ज़्यादा एक्सपैंड करता है। इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी एंड पब्लिक प्लानिंग चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि स्ट्रक्चरल क्राइसिस भी जो है वो देखे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन की वजह से। देन उसका मेजर्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है, तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक इंपॉर्टेंट रहता है, जो ऑलरेडी आजकल न्यूज़ में चल भी रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डिंग अगर हम एक स्कीम की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, रायथू बंधु योजना, रायथू भरोसा योजना, इवन लाइक जो वुमेन को जो है वो 1500 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन ट्रेड पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करती है, ट्रेड पॉलिसीज लाइक ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा, या फिर जैसे सप्लाई के रिगार्डिंग बात करें या डिमांड के रिगार्डिंग बात करें तो चाइनीज गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कई बार इंडियन जो गुड्स की वैल्यू बनाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्राइस मैकेनिज्म ही लिंक करता है। फिर फूड प्राइस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो फूड प्राइसेज है उसको जो है वो प्रॉपर मैनेज किया जाता है। यहाँ पे फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स लिए जाते हैं। फिस्कल में अगर हम बात करें तो टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से रहती है, और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स जो आरबीआई की तरफ से रहते हैं, और इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मैनेज करते हैं, जो आजकल न्यूज़ में चल रही है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इवन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें यहाँ पर, जो कि 2011 यूपीएससी में पूछ रखा है, वो डायरेक्ट लिंक करता है इस टॉपिक के साथ, और पूरा करंट बेस्ड जो है वो एक क्वेश्चन है। लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द आरबीआई लीड्स टू, अगर जो आरबीआई अगर हम बात करें बैंक रेट को कम करता है तो उसका क्या जो है वो असर देखा जाता है। ऑप्शन है मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो चेंज इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक्स। देखो, नो चेंज इन द लिक्विडिटी मार्केट ये तो कैंसिल होगा बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि बैंक रेट में चेंज हुआ है, कम किया है बैंक रेट को, तो जब बैंक रेट को कम करेगा तो दैट मीन्स आरबीआई क्या कर रहा है, जो वो मार्केट में पैसा बहुत छोड़ रहा है, तो इसका क्लियर होता है कि मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये क्लियर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो मनरेगा से लिंक करती है। नो कार्ड नो वर्क, मनरेगा डिलीशंस हिट रूरल वर्कर्स हार्ड। अब ये इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूज़ में इसलिए चल रहा है कि बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स के जो जॉब कार्ड्स हैं वो डिलीट हो गए। इसका कारण जो है वो डिफरेंट बता रहे हैं इवन लाइक, तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो रहेगा, हम इसको एज ए एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि मनरेगा से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, प्लस स्कीम को पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा, और हम इसको एज अ एग्जाम्पल भी जो है वो अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली जब हम GS3 के लिए आंसर लिख रहे हैं या फिर GS1 के लिए। सोशल वेलफेयर में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों में ही जो है वो मनरेगा को इंक्लूड किया जा सकता है। मनरेगा की अगर हम बात करें तो 100 डेज गारंटी वर्क प्रोवाइड करने का जो है वो टारगेट सरकार ने यहाँ पर रखा, कि सभी को जो है वो 100 डेज जो है वो, स्पेशली रूरल एरियाज में बात की जा रही है यहाँ पर, कि 100 डेज गारंटी वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लाया गया था, जिसके थ्रू जो है वो इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2005 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मेन टारगेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, और यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर तो लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और टोटल बेनिफिशरीज अगर हम देखें इसकी तो 15.4 करोड़ जो वो बेनिफिशरीज अभी तक जो है वो मनरेगा से जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर हम बात करें मनरेगा का मेन टारगेट क्या है, मनरेगा मेन काम क्या कर रहा है, तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि नो पॉवर्टी, जो इसके डायमेंशंस है ये डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से ही जो है फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, और ये भी क्लियर होगा कि न्यूज़पेपर से नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। देन जीरो हंगर यहाँ पर एक मेन टारगेट है, जीरो हंगर को प्रमोट करना, जीरो हंगर को एड्रेस करना यहाँ पर जो मेन टारगेट है। हंगर चैलेंजेस जितने रहते हैं, और इसमें जो है वो हम हिडन हंगर को भी ऐड कर सकते हैं। हिडन हंगर एक अभी मॉडर्न टर्म जो है वो अप्लाई हो रही है। देन उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करना यहाँ पर जो है वो टारगेट है। क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना इनका मेन टारगेट है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो रहता है वो ये रहता है कि मनरेगा में बहुत सारी महिलाएं जो है वो वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इवन लाइक रूरल एरियाज में देखें तो मैक्सिमम जो है वो वुमेन ही जो है वो मनरेगा में, हिमाचल में तो स्पेशली अगर हम बात करें तो एंगेज्ड है। देन उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ टारगेट है और डिसेंट वर्क, ये दोनों जो है वो आप पॉइंट्स एक साथ लिंक करके बता सकते हैं। और इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करना,
अगर इनकम इनक्वालिटी, फिर यहाँ पर इनक्वालिटीज़ में हम इनकम इनक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पर पॉइंट हम लिख सकते हैं। इश्यूज़ क्या रह रहे हैं रिसेंट में, तो कुछ एक तो ये जो नो जॉब नो वर्क वाला हो गया कि जो अभी डिलीशन वाला इशू हम देख रहे हैं। सेकंड हम बता सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि अभी काम देखे मनरेगा को तो प्रॉपर पूरा कंप्लीट नहीं हो, बहुत सारा इनकम्प्लीट पेंडिंग बचा है। देन उसके बाद फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, जो कंसर्न हमने अभी देखा। आधार रिलेटेड इश्यूज सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रूरल एरियाज में कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी भी स्टिल, और यहाँ पर काफ़ी कंसर्न इसके रिगार्डिंग देखे जाते हैं। डिले एंड इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, मतलब फंड्स भी हमारे पास प्रॉपर उतने नहीं है और डिले हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो मनरेगा वर्क के लिए जो फंडिंग वगैरह होती है उसमें कंसर्न इशूज़ रहते हैं। इवन लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। देन जब हम चैलेंजेस बता रहे हैं, हमने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बताए जो लिंक कर रहे हैं मनरेगा के साथ, तो देन हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी बताएंगे। और वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो सबसे पहला रहता है बेटर कोऑर्डिनेशन, कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो रहना चाहिए। एफिशिएंसी बनानी चाहिए पेमेंट सिस्टम में। एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा। इसमें हम बता सकते हैं कि आधार को जो है वो बैंक के साथ जो लिंक करना है वो प्रॉपर जो है वो होना चाहिए, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आने चाहिए। इंटरनेट का भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, स्मार्टफोन्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस साथ में एजुकेशनल इंपावरमेंट बता सकते हैं, और स्पेशली डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी को यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया जा सकता है, ताकि जो काम कर रहे हैं मनरेगा में उनको प्रॉपर जो है वो पूरी अवेयरनेस रहे रिगार्डिंग देयर राइट्स, और राइट टू वर्क भी यहाँ से जो है वो लिंक करता है। इसके बाद लोकल जो गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल एक पंचायत, इनको इंपावर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और पंचायत को मनरेगा में डायरेक्ट इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये इस तरह से जो है हम इसको फिर कंक्लूड कर सकते हैं, पूरे का पूरा आंसर भी हमारा बन जाएगा और एडिटोरियल भी प्रिपेयर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू सपोर्ट गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन जो भारत लॉन्च करेगा, जिसमें गगनयात्री जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो हमें सपोर्ट करेगी। अगर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च वर्क करती है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस। अब यहाँ पर कंसर्न ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रोबा थर्ड इनका जो स्पेस मिशन है, जो कि सन के लिए इन्होंने मिशन लॉन्च किया, उसको लॉन्च किया है PSLV C-59 ने। और PSLV C-59 रॉकेट है भारत का जिसने इसको लॉन्च किया, और ये पूरा का पूरा कमर्शियल मिशन था। और इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये 61st फ्लाइट है PSLV की, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो है वो आपके हाईकोर्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो PSLV, GSLV, SSLV ये क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से मिशन हैं हमारे स्पेस के रिगार्डिंग, उनको हम पूरा प्रॉपर लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2024 के लिए। पीस प्राइज़ अवार्ड जो है वो ये किसको मिला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मिशेल बर्चलेट है ये, जिनको जो है वो ये जो आपका प्राइज़ मिला है 2024 के लिए, और 2023 में मिला था डेनियल बेरनबोम को, और साथ में इनके थे अली अबू अवध। तो ये दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड मिला है 2023 में, और ये अवार्ड जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1986 में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अवार्ड ईयर भी हमें क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको बताना है कि फर्स्ट जो है वो ये किसको मिला है, फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला था, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे तो वो हॉर्नबिल फेस्टिवल से लिंक करती है। रिसेंटली जो है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल सेल को लेकर डिबेट जो है वो चल रही है। जो गवर्नमेंट की बात करें वहाँ की, जो उन्होंने परमिट किया एक तरह से अल्कोहल को, यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ने कहा कि जो यहाँ पर अल्कोहल बनी होगी वो राइस बीर की बनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात याद रखना। और इसमें जो है वो परमिशन जो एक तरह से मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन टू परमिट अल्कोहल सेल ऑफ द अल्कोहल लिकर एट द 25th जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, यानी कि इसको 2000 में शुरू किया गया था सबसे पहले तो ये। तो इसके बाद हमें हॉर्नबिल के बारे में पढ़ना जरूरी है कि हॉर्नबिल बर्ड है क्या एक्चुअली। हॉर्नबिल बर्ड को ग्रेट हॉर्नबिल भी कहा गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फ्रूट ईटिंग बर्ड है जो कि एशियन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है कि ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला का। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में होता है, ठीक है। और नागालैंड में जो फेस्टिवल जहाँ पर होता है, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में फेस्टिवल होता है, हेरिटेज विलेज है जहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। ग्रेट हॉर्नबिल का सिर्फ याद रखना, ग्रेट हॉर्नबिल का है। इसके बाद अदर स्पीशीज के जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, थ्रेटन्ड भी है, लेकिन हम यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल की बात कर रहे हैं सिर्फ। और
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये रहेगा कि IUCN को जो है वो आपका 1948 में बनाया गया है। फैक्ट्स को साथ के साथ में लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ताकि हमेशा जो है वो माइंड में रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन से, यानी कि GS2 के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन भी जो है वो बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस जो है वो भारत, इन दोनों को कहीं ना कहीं लिंक किया जाता है सेकुलर कंसेप्ट के साथ, सेकुलरिज्म के साथ। वेस्टर्न और इंडियन जो आपका सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, जब कंपैरिजन की बात की जाती है तो फ्रांस को कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाता है। फ्रांस में जो है वो रिलीजन को पूरा कंप्लीट सेपरेट किया गया है गवर्नमेंट से ये। और साथ में इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करती है अंडर द थीम ऑफ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। सेकंड, उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब वो उनका जो लोअर हाउस है वो कोलैप्स हो गया एक तरह से। यहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने कहा मैं रिजाइन नहीं करूँगा, सिंपल क्लियर है समझो इन्होंने। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रांस को। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन यूरोप से काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रांस जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, स्विट्जरलैंड, इटली, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पेन है, स्पेन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और इंग्लिश चैनल्स जो है वो सेपरेट करता है UK को और फ्रांस को। और अटलांटिक ओशियन जो है वो आपके वेस्ट साइड में है। और यहाँ पर अगर हम साउथ में बात करें तो यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी भी जो है वो मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये ध्यान रखना। फ्रांस स्पेशली मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही है। फ्रांस की इंपॉर्टेंट अगर हम सिटी की बात करें या कैपिटल की बात करें तो दैट इज पेरिस। और पेरिस में समिट हुआ था, पेरिस समिट 2015 में, बहुत फेमस, जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंसेप्ट जो भारत और फ्रांस ने रखा था। इसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच की जो कंट्रीज है वो सभी जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। हालांकि इसमें अदर भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसके बाद इंडिया और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमें याद रखना है कि 1948 में दोनों के बीच में जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुए सबसे पहले। ऑलमोस्ट 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद 1998 में जब भारत जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन शक्ति अगर हम बात करें, जिसमें हमने जो है वो टारगेट किया कि भारत जो है एक न्यूक्लियर पावर बनेगा और उसके लिए टेस्ट करेगा, तो फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं तो एक तरह से जो न्यूक्लियर एनर्जी का सिविल पर्पज से यूज़ करने का हमारा जो है एग्रीमेंट साइन हुआ। और इसको जो है वो 25 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2023 में 25 ईयर कंप्लीट हुए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और की एरियाज़ की अगर हम बात करें, जो फ्रांस और भारत के बीच में जो कोऑपरेटिव एरियाज़ अगर हम बात करें, जहाँ पर जो है वो दोनों जो है वो एक मिलकर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, जिसमें 2008 में भी हमारा एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है। देन स्पेस कॉपरेशन में हमारा टारगेट है, डिजिटल कॉपरेशन में हमारा टारगेट है, मैरीटाइम एंड मेराइन कॉपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मरीन की अगर हम बात करें दैट मीन सी, इसमें हम इकोसिस्टम को इंक्लूड कर सकते हैं, ओशियन इकोसिस्टम। और कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो अभी NRIs यानी कि भारतीय लोग जो फ्रांस में है अप्रॉक्सीमेटली 1.9 लाख, तो ये डाटा हमें हेल्प कर सकता है। और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। देन इकोनॉमिक कॉपरेशन में अगर हम बात करें तो बायलेटरल ट्रेड हमारी इंक्रीज हुई है 7.72%, और ये इंक्रीज हो प्रीवियस ईयर से देखी जा रही है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो हमारे बीच में जो बायलेटरल ट्रेड अभी पहुंच चुकी है वो 13.4 बिलियन तक पहुंच चुकी है, और डॉलर में हम इसकी बात कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें तो वरुणा, गरुड़ा और शक्ति, ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हमारी फ्रांस के साथ होती है। वरुण की अगर हम बात करें तो नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ की अगर हम बात करें तो एयर एक्सरसाइज, और शक्ति की अगर हम बात करें तो आर्मी एक्सरसाइज। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के रिगार्डिंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव इन न्यू दिल्ली, जो कि कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, ये GS3 में भी हमें हेल्प करेगा, GS2 में भी हेल्प करेगा, प्लस साथ में GS1 के लिए हम इसको सोसाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट आता है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट जो है वो मेनली म्यांमार के साथ प्रोजेक्ट लिंक करके था नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। और जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ हमें जोड़ते हैं, वो भी हमें पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो एक म्यांमार हो गई, सेकंड बांग्लादेश हो गई, थर्ड भूटान हो गया एंड 4th चाइना। तो 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से लिंक करती है। इसके बाद
जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो ईपीएफओ के रिगार्डिंग रहेगी। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो है वो फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये जो है वो ईपीएफओ को मिला है, यानी कि भारत को जो है वो ये अवार्ड जो है वो मिल रखा है। और ईपीएफओ अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, जिसको जो है वही अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। देन उसके बाद जिस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज़ में ये बात की गई कि डॉलर को जो है वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, लोग जो है डॉलर को अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं है डी डॉलराइजेशन का। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने जो है वो वार्न किया था कि 100% जो है वो टैरिफ लगाएगा अगर कोई ब्रिक्स मेंबर जो है वो डॉलर को अवॉइड करता है, यानी कि डॉलर को अवॉइड करके लोकल करेंसी में अगर ट्रेड करते हैं तो उस केस में जो है वो 100% टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा, ऐसा जो है वो उन्होंने कहा था। तो इसलिए अभी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लियरली स्टेटमेंट दी है जो हमारे शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने ये कहा कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।